नमस्कार। दूरदर्शन के कार्यक्रम साहित्य सृजन में मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है बाल साहित्य वर्तमान परिदृश्य, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो हस्ती यहाँ पर उपस्थित हैं उनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है, परंतु वह विगत 30 वर्षों से बाल साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और अब बड़ों के साहित्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर अभी वर्तमान में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मीनाक्षी जी। डॉक्टर विकास दवे जी का नमस्कार सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बाल साहित्य के विषय पर हम यहाँ परिचर्चा के लिए उपस्थित हैं, और दूरदर्शन का भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि बाल साहित्य यूँ तो इन दिनों मुख्य धारा का विषय बना है, किंतु साहित्य क्षेत्र में सामान्यतः इस विषय को लेकर के चर्चाएं कम सुनाई देती है। तो आज निश्चित तौर पर हम कोई सार्थक चर्चा आपके माध्यम से यहाँ संपन्न करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, बाल साहित्य की अगर हम बात करें तो हमारे दर्शक सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि बाल साहित्य से अभिप्राय क्या है। निश्चित रूप से बाल साहित्य से अभिप्राय तो बहुत ही स्पष्ट होता है कि बच्चों के लिए लिखा हुआ साहित्य और बच्चों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य तो बहुत स्पष्ट होता है, चूँकि बालक लेखक है, छोटा बच्चा यदि लेखक है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने आयु वर्ग के पाठकों के लिए ही लिखता है। ऐसा कम हो पाता है कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे लिखें और बड़ों के लिए लिखें। कुछ परिपक्व साहित्य धर्मी बच्चे होते हैं जो बहुत परिपक्व रचनाएं भी लिख लेते हैं, किंतु बच्चा बच्चे के लिए लिखता है, ये सर्वविदित है। लेकिन बड़े रचनाकार, बड़े साहित्यकार जब बच्चों को केंद्र में रख करके या बाल पाठक को केंद्र में रख करके लिखते हैं तो वह बाल साहित्य की श्रेणी में आता है। सामान्यतः हम इसको दो हिस्सों में सबसे पहले बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है वाचिक परंपरा का। इसके अंतर्गत हम उस बालक के आयु वर्ग के साहित्य को लेते हैं जो स्वयं पढ़ना नहीं जानता है। ऐसा बच्चा जो सामान्यतः अक्षर ज्ञान से अभी थोड़ा दूर है, किंतु उसको कहानियाँ, कविताएं, ये सब सामग्रियाँ सुनना अच्छा लगता है। बाल साहित्य उसका मनोरंजन भी करता है, उसको संस्कार भी देता है। तो लोरियाँ है, प्रभातियाँ है, परिकथाएँ हैं, ये सब चीज़ें माताएं या दादी नानी जब सुनाती है तो वो वाचिक परंपरा का हिस्सा हो जाता है, वह भी बाल साहित्य है। दूसरा हिस्सा लिखित परंपरा का होता है या प्रकाशित परंपरा का होता है। इस बाल साहित्य को सामान्यतः हम लोग 2-3 हिस्सों में बांट करके चलते हैं। मोटे तौर पर शिशु साहित्य, बाल साहित्य, तरुण साहित्य और किशोर साहित्य, ऐसा 4 भागों में यदि हम इसको बांटें तो मुझे लगता है कि बाल साहित्य का पूरा परिदृश्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। इसको सीधे ढंग से समझना चाहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तीसरी कक्षा से यदि बच्चा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो तीसरी से 5वीं तक के बच्चों का एक स्तर होता है, 5वीं से 8वीं तक के बच्चों का दूसरा स्तर होता है, और 9वीं 10वीं के बच्चों का अपना एक स्तर होता है, और 11वीं 12वीं के बच्चों का। यही कुल मिलाकर के शिशु, बाल, तरुण और किशोर साहित्य, इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक युग की अगर हम बात करें तो आज के बच्चों में पठनीयता का अभाव हो गया है और हाथ में आ गए हैं मोबाइल, टीवी के रिमोट या फिर वीडियो गेम आदि। तो जहां पहले पुस्तकें मित्र होती थी, आज टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम मित्र हो गए हैं, और इस तरह से बच्चों पर बहुत कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। तो इसके क्या कुछ उपाय आपके मस्तिष्क में आते हैं? आपने एकदम सही चिंता व्यक्त की, और यह चिंता इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उभर करके आई है। और इस चिंता का समाधान तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के स्वाध्याय वृत्ति और साहित्य ही है। यह तय बात है कि बच्चों के हाथों में इन दिनों जिस ढंग से गैजेट्स आए हैं उसके कारण से बच्चों में लिखने पढ़ने की क्षमताएं तो कम हुई है। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मत है कि आप बच्चे को किसी भी प्रकार से कम पढ़ते लिखते रहने का अभ्यास डाले रहिए। होता यह है कि दरअसल साहित्य एक समय ऐसा था कि वाचिक परंपरा जब चलती थी, प्रकाशित साहित्य बहुत कम मात्रा में होता था। तब हमको ध्यान में आता है कि बड़ी उम्र के लोग भी बड़ों से, बुजुर्गों से कहानियाँ, किस्से सुना करते थे। हम देखते हैं कि कई कथाओं की श्रृंखलाएं, जिसे प्रारंभ पंचतंत्र से हुआ, तो पंचतंत्र है, हितोपदेश है, कथा सरित सागर है। तो प्राचीन वाङ्मय में जितना कथा साहित्य हमको दिखाई देता है वो सबका सब वाचिक परंपरा से आया, बाद में उसको ताड़पत्रों पर लिखा गया या प्रकाशित हुआ। तो ये बात सही है कि बच्चे इस समय लिख पढ़ कम रहे हैं, लेकिन हुआ केवल इतना है कि बाल साहित्य का रूपांतरण हुआ है।
पहले बाल साहित्य प्रिंट मोड में बच्चों के हाथ में आया करता था, अब वो ई मोड में बच्चों के हाथों में आ रहा है। स्वाभाविक रूप से इन दिनों तो हम लोग कई बार कुछ रील्स वगैरह देखते हैं छोटे छोटे शिशुओं की, तो तूतली भाषा में वे किसी भी चैनल को चालू करके और बोल करके उस पर सर्च कर लेते हैं। तो ये जो परंपरा शुरू हुई है, मुझे लगता है कि यह भी बच्चों को सार्थक सामग्री दे, केवल इस बात की चिंता यदि हमने कर ली तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी यह जो चिंता सार्वभौमिक चिंता बनी है कि बच्चे इन दिनों पढ़ कम रहे हैं, लिख कम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा लगातार बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसके लिए सीधा सा उपाय तो मुझे यही लगता है कि चूंकि हम सब भी अभिभावक की भूमिका में रहते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने का अभ्यास डालने का एक अच्छा तरीका ये है कि बड़े स्वयं भी पहले पढ़ें और लिखें। चूंकि बच्चा अनुसरण करता है और बच्चे की इस अनुसरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके यदि बड़ों ने थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय घर में शुरू किया, और मैं कई बार आग्रह भी करता हूं कि घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बच्चों के द्वारा निर्मित करवाने का एक अभ्यास हम लोगों को डालना चाहिए। हर बार जब हम यात्रा पर जाते हैं तो बच्चों को कुछ साहित्य ला करके देना और बच्चों से आग्रह करना कि अलमारी में क्रमांक डाल करके उस साहित्य को क्रम से जमाते चलें, और न केवल जमाते चलें, एक रजिस्टर बना करके उसकी सूची बनाना, उसका क्रमांक डालना। यदि किसी मित्र को पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो उसको अंकित करना रजिस्टर में, वापस आने पर उसको काटना। ऐसी आदत जब बच्चों की बन जाएगी तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बच्चे अपने आप पढ़ने लिखने की तरफ प्रवृत्त होने लगेंगे। जी, वर्तमान में हम देखते हैं कि आज जो कार्टून बच्चे देखते हैं जी, तो बाल साहित्य को कार्टून के माध्यम से भी परोसा जा रहा है। हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि उसके नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मकता बच्चों के बाल मन पर बहुत असर करती है। तो इसके प्रति अभिभावक या बाल साहित्य किस प्रकार चिंतित है और क्या कर सकता है? निश्चित तौर पर आपके प्रश्न में बाल मनोविज्ञान की एक प्रवृत्ति भी सन्निहित है। बच्चों को दरअसल चित्रों से बहुत आकर्षण होता है, बच्चे चित्रों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी पत्र पत्रिका या पुस्तक के पन्ने जब बच्चे उलटना प्रारंभ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान सबसे पहले चित्रों पर जाता है। कठिन से कठिन सामग्री हो या मनोरंजक हो, आसान हो, एक परिदृश्य पूरा का पूरा बच्चे के सामने तब आता है जब एक चित्र दिखाई देता है। तो यह जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की, चित्र के प्रति आकर्षण, इस प्रवृत्ति का लाभ लेकर के बाल साहित्य में चित्रकथाएं आई, कॉमिक्स आई। आपको भी याद होगा कि आपकी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी एकदम प्रारंभिक काल में जब कॉमिक्स से संपर्क में आई थी, तब पाश्चात्य देशों से आए हुए कुछ पात्र होते थे, कुछ कथाएं होती थी और उनका हिंदी में अनुवाद होना प्रारंभ हुआ था। टार्जन, फेंटम का वो जमाना था। और धीरे धीरे प्राण जैसे बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भारत में आए और धीरे धीरे ये जो परंपरा बनी। और विशेष करके मैं अनंत पै जी को जरूर इस समय याद करना चाहूँगा। पै चाचा के नाम से बच्चों में वो प्रसिद्ध हुए और अनंत पै जी ने इस पूरी चित्रकथा माध्यम को भारतीयकरण करने का काम किया था। हम सबको याद आता होगा कि अमर चित्रकथा के माध्यम से हमारे सारे महापुरुष, चाहे वे महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, शिवाजी हो, या वैदिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, दार्शनिक कथाएं, दर्शन शास्त्र से ली हुई कथाएं, इन सब को लेकर के जब उन्होंने एक चित्रकथाओं की श्रृंखला निकाली तो वो मुझे लगता है कि भारतीय समाज को और भारतीय समाज के बच्चों को एक बहुत बड़ा अवदान अनंत पै का था। तो जैसा आपने कहा कि बच्चों पर ये जो विकृत प्रभाव पड़ने की परिस्थिति आई, ये आई दरअसल धीरे धीरे अभी ताजे युग में, यानी इसको हम लगभग एक दशक की विभीषिका कह सकते हैं। हुआ यूं कि पाश्चात्य जगत से कुछ बाहरी चरित्र आए और वो चरित्र भी या तो कार्टून के रूप में थे या उसमें बाल पात्र के रूप में थे। होता ये है ना कि प्रत्येक देश की अपनी एक संस्कृति होती है, उसका अपना एक वैचारिक अधिष्ठान होता है और वहाँ का, जिसको हम कल्चर कहते हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। माता पिता से बात करने का भारतीय बच्चे का तरीका अलग होगा, अमेरिकी बच्चे का तरीका अलग होगा, चीन के बच्चे का तरीका अलग होगा। वो जब आपस में बातचीत करते हैं तो जिन प्रतीकों का उपयोग करते हैं वो प्रतीक भी भिन्न हो सकते हैं। तो हमने देखा कि कई प्रकार के पात्र ऐसे आए कि उनकी भाषा जो थी वो भाषा बच्चों से थोड़ा ऊपर के स्तर की थी, जिसको हम कह सकते हैं कि परिपक्व भाषा या युवाओं की भाषा। इन्हें कई बार तो दुर्भाग्य से हमको ये भी देखने में आया कि वो जो कार्टून पात्र होते हैं वो कार्टून पात्र अपने माता पिता के फिगर को लेकर के बातचीत करते हैं, जबकि ये परिदृश्य सामान्यतः हमको भारत के किसी भारतीय परिवार में या समाज में दिखाई नहीं देता है। तो इन विकृतियों का मुझे लगता है कि श्रेष्ठतम जो समाधान है वो मेरे उत्तर के पूर्वार्ध में था कि अनंत पै ने जो काम किया, या इन दिनों हम देख रहे हैं कि छोटा भीम जैसे ही आया, उस छोटा भीम के पात्र के कारण से पूरा का पूरा ई मीडिया उस पात्र से भर गया।
हम देखते हैं कि एनिमेशन फिल्में बनने लगी उस पात्र पर, कॉमिक्स आने लगी। तो ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, मुझे लगता है कि ये समाधान की दिशा है। और धीरे धीरे हमने देखा कृष्ण की कथाएं भी आ रही है, तेनालीराम की कथाएं आ रही है, विवेकानंद की कथाएं आ रही है, रामकृष्ण परमहंस की कथाएं आ रही है, स्वामी राम तीर्थ की कथाएं आ रही है। मैं लगातार इन सब पर दृष्टिपात करता रहता हूं, चूंकि शोध के विषय से भी मेरा जुड़ना होता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय समाज प्रत्येक प्रकार की विकृति का प्रक्षालन करने में समर्थ है। उसको जैसे ही लगता है कि कोई समस्या आ रही है तो उसके समाधान की दिशा में भारतीय समाज बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और साहित्य उससे इतर नहीं है, बाल साहित्य भी उससे बाहर नहीं है। तो बाल साहित्य अपनी विकृतियों का या अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः खोजता जा रहा है, और मुझे लगता है कि बड़ी मात्रा में इसका समाधान हमने प्राप्त कर भी लिया है। निश्चित तौर पर। तो बाल साहित्य, जैसा कि अभी आपने चर्चा की अनुवाद की, बाल साहित्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अनुवाद की आवश्यकता या वर्तमान समय में क्या उपादेयता आप महसूस करते हैं? आपने निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और अनुवाद को लेकर के बड़ों के साहित्य में तो आप हम सब लगातार इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि अनुवाद दरअसल ज्ञान के खजाने को मनुष्य के लिए खोलता है। चाहे वो वेद की ऋचा आनो हो या गांधी जी का वो प्रख्यात कथन जिसमें गांधी जी कहते थे कि अपने दिमाग की सारी खिड़कियां खुली रखिए और ताजी हवा चारों दिशाओं से आने दीजिए। इसका अर्थ यही हुआ कि संपूर्ण विश्व के विचार का जो जगत है, इस विचार जगत में जो कुछ भी अच्छा है उस अच्छे को हम अपनी भाषा में अनुवादित करके यदि शेष समाज को या पाठक वर्ग को, दर्शक वर्ग को सौंप सकें तो मुझे लगता है कि अनुवाद की सार्थकता होती है। जहाँ तक बाल साहित्य का प्रश्न आपने कहा, तो हम लोगों को, पुरानी पीढ़ी को तो ध्यान में आता ही है कि हमने सिंदबाद जहाजी की कथाएं या गुलिवर की श्रृंखला वाली कहानियाँ जो कि मूलतः कभी लैटिन में आई फिर अंग्रेजी में आई, वहाँ से इन कथाओं का उत्स माना जाता है और वहाँ से चलते चलते वे हिंदी में भी अनुवादित होकर के आई, अंग्रेजी में अनुवादित होकर के आई और भारतीय समाज के बच्चों को एक अच्छा साहित्य प्राप्त हुआ। ठीक यही प्रक्रिया विपरीत दिशा में भी चलती रही। हम सब लोगों को ध्यान में आता होगा, इस समय विश्व में विश्व भर के बाल साहित्य पर एक सर्वेक्षण हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को स्वीकारा कि पंचतंत्र एकमात्र ऐसा साहित्य है जो विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित होकर के और विश्व के बच्चों तक पहुंचा है। हमारे भारतीय जीवन मूल्य यदि पूरे विश्व के जीवन मूल्य बनते हैं तो इसमें कोई मुझे लगता है कि किसी प्रकार का पथ्य परहेज नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जिन मानव मूल्यों को लेकर के, जीवन मूल्यों को लेकर भारत आग्रही रहा है, वे वास्तव में ऐसे मूल्य हैं जो विश्व भर के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा काम इस अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। और अभी लगातार एक बहुत अच्छी बात इस अनुवाद में मुझे जो ध्यान में आ रही है, हम सबको ध्यान में आता है कि मराठी का कथा जगत बहुत समृद्ध माना जाता है, गुजराती का कथा जगत बहुत समृद्ध माना जाता है, बांग्ला का जो कथा जगत है वो बहुत समृद्ध माना जाता है। इन सब की बाल कहानियाँ, बाल कविताएं, ये सब अनुवादित होकर के हिंदी में और हिंदी से शेष भारतीय भाषाओं में लगातार आ जा रही है। और मुझे लगता है कि इन सब को पढ़ने के बाद अभी चूंकि बड़ों के साहित्य में भी हम लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि जितने यूटीटी प्लेटफॉर्म है उन पर भी रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियों के रूपांतरण हो रहे हैं, शॉर्ट फिल्म के रूप में हो रहे हैं, थोड़ी लॉन्ग मूवीज़ भी बन रही है। तो इसी प्रकार का प्रयोग मुझे लगता है कि बच्चों की फिल्में बनाने की दिशा में भी किया जाना चाहिए। काबुली वाला जैसी कमर्शियल फिल्में एक ज़माने में बनी, बहुत पुराने समय में आई थी वो कहानी, और आज भी उस फिल्म को हम देखते हैं तो आश्चर्य लगता है कि वो छोटी सी रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी जब 2-2.5 घंटे की फिल्म में परिवर्तित होती है तो कितना भावुक करती है, बच्चों को और बड़ों को समान रूप से प्रभावित करती है। तो मुझे लगता है कि अनुवाद की प्रक्रिया लगातार चलती रहना चाहिए। बाल साहित्य निश्चित रूप से इससे समृद्ध हो रहा है। जी सर, पर्यावरण के प्रति आज अगर हम देखें तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता, चाहे वो बड़ों का साहित्य हो या अन्य सामाजिक चिंतन हो, सभी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक भाव है। तो बाल साहित्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने में बच्चों के लिए क्या भूमिका का निर्वाह कर सकता है? स्वाभाविक रूप से एक लंबे समय से पर्यावरण के विषयों को लेकर के पूरा विश्व चिंतित है। और जैसे मैंने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ तो लगातार पृथ्वी दिवस भी मना रहा है और पृथ्वी सम्मेलन हो रहे हैं। एक पूरा का पूरा वर्ष पर्यावरण को समर्पित किया गया था। तो ये प्रक्रियाएं तो लगातार चल रही है।
लेकिन एक सामान्य बच्चे को, सामान्य बालक को, चूंकि भारतीय परिवार परंपरा में हम सब लोगों को ध्यान में आता है कि दादी नानी बच्चों से कहा करती थी कि बेटा अब सूर्यास्त हो गया है तो तुलसी के पत्ते तोड़ करके मत लाओ, पौधे सोते हैं। और सर जगदीश चंद्र बसु ने तो बड़े गर्व के साथ इस बात का उल्लेख किया जब केस्कोग्राफी यंत्र बना, और उन्होंने जब पहली बार विश्व के सम्मुख इस बात को रखा कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, तो विश्व भर के पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि ये बात आपको अचानक कैसे ध्यान आई। तो उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में ये बात, तो हम लोग तो लगातार इस बात को सुनते आ रहे थे अपने पुरखों से। तो कहने का तात्पर्य पर्यावरण के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो, उसको देखने की हमारी दृष्टि क्या हो, ये बच्चों को सिखाना बहुत आवश्यक है। यानी मैं चूंकि बाल साहित्य के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, इसलिए बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बात न करते हुए एक कहानी जो अभी अभी मैंने परसों पढ़ी एक बाल पत्रिका में, लेखक का नाम दुर्भाग्य से मुझे याद नहीं आ रहा। तो कहानी ऐसी थी कि एक छोटी सी बिटिया है और अपनी माँ से कहती, उसके पिताजी नहीं रहे हैं, सेना में शहीद हो गए पिताजी, तो वो अपनी माँ से कह रही है कि माँ मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेली बेटी हूँ, और हर राखी पर मैं देखती हूँ कि मेरी सारी सहेलियाँ अपने अपने भाई को राखी बांधती है, तो मुझे राखी के दिन बड़ा अटपटा लगता है, दुख भी होता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं किसको राखी बांधूं। तो सामान्यतः ऐसा लगता है कि एक पारिवारिक घटनाक्रम है, लेकिन उसके बाद कथानक के उत्तरार्ध में माँ उस बिटिया को समझाती है कि बेटा देखो, अपने घर के आंगन में ये जो नीम का पेड़ लगा है, तुमको पता है ये हमको क्या क्या देता है, ये देखो तुम्हारी धूप से सुरक्षा करता है। अभी की गर्मी में तो बच्चों को और ध्यान में आ रहा है कि तेज गर्मी से छाया कितने सुकून देती है, तो ये भी देता है। पत्तियों की क्या कीमत है, उससे जो औषधियाँ बनती है, उसकी नींबोली से क्या तैयार होता है, कैसी कैसी बीमारियों में ये नीम काम आता है। और तो और कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो माँ समझाती कि देखो कितनी महंगी ऑक्सीजन हो गई थी, जबकि ये जो नीम का पेड़ है ये अपने पूरे जीवन काल में करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन हमको निःशुल्क दे रहा है। तो ऐसा करो कि तुम इसको अपना भाई बना लो। और वो कहानी बड़े अच्छे ढंग से समाप्त होती है, और नीम की डाल पर वो बिटिया जो है वो रक्षा सूत्र बांधती है और नीम के पेड़ को नीम भैया कह करके संबोधित करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्यावरण की चिंता है, वो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, इन विषयों को मुझे लगता है कि छोटी छोटी कहानियों, कविताओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से यदि बच्चों तक पहुँचाया जाए तो मुझे लगता है कि एक बड़ा उद्देश्य हल हो सकता है। यही सब सूचनाएं जिनकी आपने चर्चा की, तो सूचना साहित्य बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए बहुत उपयोगी हमेशा रहा है, परंतु अगर देखा जाए तो इसे मौलिक नहीं माना जाता, और एक मौलिक ना होने की छाप उस साहित्यकार पर लग जाती है अगर हम ऐसा सूचना साहित्य अगर इस तरह से लिखा जाता है तो बाल साहित्यकार जो है वो सूचना साहित्य के संदर्भ में कितना गंभीर हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आपने वास्तव में प्रश्न में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या को रेखांकित किया है। इन दिनों लगातार अच्छा, ये जो समस्या है ये ऐसी समस्या है कि इससे कभी भी हम बाहर नहीं आ सकते। आपने जैसा कहा ना कि सूचना साहित्य को लोग मौलिक साहित्य नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि उसमें जो कुछ भी सूचना आएगी, सामान्यतया मुझे लगता है कि यह समस्या ऐतिहासिक कथानकों के साथ भी आती है, क्योंकि लेखक का अपना एक लिखने का तरीका होता है, उसकी अपनी शैली होती है, तो उससे वो भिन्नता आ जाती है। लेकिन आप कल्पना करिए कि यदि महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र उकेरना है तो 10 साहित्यकार लिखेंगे तो अंततः तथ्य और प्रमाण, उसके सन संवत वैसे के वैसे रहना है, पात्र वही के वही रहना है, दोनों भाई वही रहना है, मुगलों से संघर्ष वही रहना है, मेवाड़ के स्वाभिमान की रक्षा का विषय वही रहना है। तो कुल मिलाकर के केवल लिखने की शैली भिन्न होती है। अब सूचना साहित्य के साथ तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। उसके साहित्य को मौलिक साहित्य लोग इसलिए नहीं कहते, आजकल तो एक बड़ा चूँकि मोबाइल का युग है तो लोग कहते हैं कि कट पेस्ट साहित्य हो गया है। ये तो सूचना साहित्य दरअसल कट पेस्ट साहित्य नहीं है, चूंकि तथ्य प्रमाण तो वैसे के वैसे होना। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मान लीजिए जिराफ पर एक आलेख किसी साहित्यकार को लिखना है या व्हेल मछली पर लिखना है, तो वो निश्चित तौर पर जो बातें बताएगा कि सबसे छोटी व्हेल मछली दुनिया में जो पाई गई वो कितने वजन तक की होती है, सबसे बड़ी जो मछली है वो कितने वजन तक की होती है, एक मछली के शरीर में इतने मात्रा में तेल होता है, इतना रक्त होता है, उसके इतने दांत होते हैं, ये हिंसक होती है, कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिक शॉक लगाती है। अब इन सब में परिवर्तन करना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि प्रत्येक साहित्यकार की अपनी एक शैली होती है और उस शैली के कारण से वो अपने साहित्य को रोचक बना सकता है।
मैं इस उत्तर को देते हुए समापन में मैं श्रद्धेय परशुराम जी शुक्ल को जरूर याद करना चाहूँगा, क्योंकि हम मध्य प्रदेश दूरदर्शन के पटल पर इस समय बातचीत कर रहे हैं। भोपाल में परशुराम जी शुक्ल एक बड़े रचनाकार हैं बाल साहित्य के, और उन्होंने प्रचुर मात्रा में सूचना साहित्य लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद विज्ञान लेखन के क्षेत्र में श्रद्धेय सुखदेव दुबे जी का या आइवर युशियल जी का जैसे हम नाम लेते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ हम उनको याद करते हैं, वैसे ही सूचना साहित्य के क्षेत्र में परशुराम जी शुक्ल का बड़ा नाम है। तो इन तीनों रचनाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी दुबे तो अब हमारे बीच में रहे नहीं, लेकिन आइवर युशियल जी इस समय हैं और लगातार बच्चों के 101 साइंस प्रयोग, कुछ मॉडल बनाने की पुस्तकें, और उनकी लगातार इतनी मात्रा में पुस्तकें आती रहती है, शुक्ल जी की भी और आइवर युशियल जी की, कि इन लोगों ने सूचना साहित्य और विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। तो मुझे लगता है कि सूचना साहित्य पर यह आरोप लगना बद्ध होना चाहिए, और विशेष करके बाल साहित्य जगत के जो समालोचक हैं उन लोगों को बड़े हृदय से इस बात को स्वीकारना चाहिए कि व्यक्ति तथ्य प्रमाण तो कहीं से लेगा, उसको वो अपनी भाषा शैली में जब लिखता है तो उसको उस पर मौलिकता का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। ये साहित्य वास्तव में हर समय मौलिक था, है और रहेगा। मौलिकता की अगर हम बात करें तो मौलिकता रहे इसीलिए शोध कार्य किए जाते हैं, और अन्य विषयों में अगर हम देखें तो, या अन्य विमर्श में अगर हम देखें तो शोध की स्थिति लगभग परंपरागत विषयों पर अधिक आज अनुसंधान हो रहे हैं। और बाल साहित्य की अगर हम चर्चा करें तो बाल साहित्य में अनुसंधान की क्या स्थिति है, और क्या यहाँ कुछ नवीन विषयों का समावेश हो पाया है? निश्चित तौर पर साहित्य और विमर्श का तो चोली दामन का साथ रहता है। साहित्य में विमर्श की स्थापना लगातार होती भी रहती है, पुराने विमर्श विस्थापित होते हैं, नए विमर्श स्थापित होते हैं। तो हम देखते हैं कि लगातार देखते ही देखते पिछले 2-3 दशकों में बड़ों के साहित्य में भी दलित विमर्श आया, किन्नर विमर्श आया, दिव्यांग विमर्श आया। तो स्वाभाविक रूप से बच्चों के ये सब विषय तो नहीं है। किन्नर विमर्श हो सकता है कि बच्चों के लिए प्रकारांतर से कोई बहुत सांकेतिक रूप से आ जाए तो बात अलग है, अन्यथा दलित विमर्श, स्त्री विमर्श इस प्रकार का तो नहीं होता। लेकिन स्त्री विमर्श का एक प्रकार बालिका विमर्श, ये बाल साहित्य में प्रवेश कर चुका है। हम लगातार देखते हैं कि इन दिनों बेटियों ने बढ़ चढ़ कर के संपूर्ण समाज जीवन में, विज्ञान जगत में अपनी हिस्सेदारी बताना शुरू की है। और जैसे चंद्रयान मिशन में हमने देखा कि बहनों की एक बड़ी टीम ने काम किया था। तो बच्चों के लिए आप जब चंद्रयान पर आलेख लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें भारत की बेटियों का गौरव बढ़ाने वाली कोई बात कहेंगे। ये बात जब कही जाती है तो वो बेटी विमर्श, बालिका विमर्श के अंतर्गत आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बड़ों के साहित्य में दिव्यांग विमर्श की इन दिनों लगातार मैं देखता हूँ कि चर्चा चल रही है, तो दिव्यांग विमर्श भी लगातार बच्चों के बीच में आता जा रहा है। बच्चों में सामान्यतः ऐसा होता है कि बच्चों की समझ थोड़ी सी कम होती है। हालांकि ये गूगल पीढ़ी का बच्चा है तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि आजकल तो बड़ों से ज़्यादा सोच समझ की क्षमता बच्चों की हो गई है, लेकिन फिर भी दिव्यांगों को लेकर के सोचने का दृष्टिकोण बच्चों का बदले, उनको ये ध्यान में आए कि भाई ये प्रकृति प्रदत्त कोई बात है और ये विशिष्ट बच्चे जो हैं। मैं इस समय श्रद्धेय एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जरूर याद करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बार बाल दिवस की पूर्व संध्या पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश जब दिया तो उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा था कि बच्चों, ये जो विशिष्ट बच्चे हैं, आपके जो साथी हैं, जो प्रकृति के कारण से थोड़ी सी न्यूनता लेकर के जगत में आए हैं, ये सब के सब बच्चे इस भारतीय समाज के, इस देश के असेट्स हैं, ये हमारी पूंजी हैं, धरोहर हैं। तो कुल मिलाकर के जब उन्होंने ये कहा तो प्रसार भारती ने दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से बहुत अच्छी कथाओं का प्रसारण किया था। तो मुझे लगता है कि ये दिव्यांग विमर्श की जो स्थापना बच्चों के साहित्य में भी हुई है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। और मुझे लगता है कि बाल साहित्य अपने एक उत्स की तरफ से चलते हुए और एक विराट लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर बच्चा समाज का केंद्र बिंदु है, साहित्य, शिक्षा और समाज सभी का केंद्र बिंदु बच्चा ही है। और आज बाल साहित्य पर हुई इस परिचर्चा में से आप सभी दर्शकों को निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।